लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। राहत इंदौरी साहब ने ये शेर भले ही किसी और मूड से लिखा था, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के आज के हालात पर यह बिल्कुल मौजू बैठता है। एक ताजा घटनाक्रम से शुरुआत करते हैं। खबर हल्द्वानी से आई कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। इसके पीछे बाकायदा एक सिंडिकेट काम कर रहा है। इस गिरोह का सरगना फैजान जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने कई राज उगले। बताया कि कैसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर वहां की आबादी पर कैसे अवैध घुसपैठ करवाकर वहां के मूल लोगों के हकों पर डाका डालने का काम किया जा रहा था। फैजान मिकरानी के घर से आधार कार्ड, बिजली बिल समेत कुछ अन्य दस्तावेज बरामद किए। यही नहीं, खुलासा हुआ कि फैजान ने बरेली के मुसलमानों के प्रमाण पत्र तैयार करवाए थे। अब इस घटना ने पूरे उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक महज एक घटना है। कैसे देवभूमि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज की सुनियोजित साजिश रची जा रही है, कैसे बदल रहा है मैदान से लेकर पहाड़ तक आबादी का स्वरूप। आंकड़ों को देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। समझ में आने लगेगा कि उत्तराखंड की धामी सरकार डेमोग्राफी चेंज को लेकर इतनी संजीदा क्यों बार बार सीएम धामी लैंड जिहाद, अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम, अवैध मदरसों, मजारों पर एक्शन लेने की बात करते हैं। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है। काफी चीजें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को जो बिगड़ चुकी है उसको अब और बिगड़ने नहीं देना है। किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, राज्य का देवभूमि का मूल अस्तित्व है, वो किसी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए। उसके लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने 9000 एकड़ से अधिक जो जमीनें हैं इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं और जो अवैध रूप से चलने वाले तमाम प्रकार के ऐसे संस्थान थे उन संस्थानों को बंद करवाया है। तमाम पर कार्रवाइयां की हैं। अवस्थापना के जो ऐसे स्ट्रक्चर बन गए थे जो अवैध थे या इंक्रोचमेंट था, उन सभी को हटाया। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो देवभूमि है, वो बनी रहनी। चलिए जान लेते हैं कि आखिर कैसे राज्य के 25 सालों में यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से बदली। कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इसमें कुमाऊं का एंट्री गेट कहा जाने वाला हल्द्वानी के साथ साथ नैनीताल जिला भी एक है, जहां मुसलमानों की संख्या में हिंदू और सिखों की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसा नहीं कि ये सब यूं ही कहा जा रहा है। अगर आप सोचते हैं कि ये सब नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है तो जनाब इस मुगालते से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाइए, क्योंकि इसकी पुष्टि सांख्यिकीय पत्रिका में दर्ज जनगणना के आंकड़ों में होती है। और रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य बनने के बाद साल 2001 से 2011 के बीच नैनीताल जिले की आबादी में 25.12% की वृद्धि दर्ज की गई। गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के मामले सामने आए। 14 सालों में यह संख्या कई गुना और बढ़ने का अनुमान है। साल 2001 में जनपद की आबादी 7,62,909 थी, जो 2011 में बढ़कर 9,54,605 हो गई थी। उत्तराखंड बनने के बाद हुई पहली जनगणना में जिले की कुल आबादी की तुलना में हिंदुओं की संख्या 85.89% थी। दूसरी गणना में कुल संख्या का 84.82 हो गई, जबकि 2001 से 2011 के बीच नैनीताल जिले में हिंदुओं की संख्या 25.12% बढ़ी थी। वहीं मुस्लिम आबादी की बात कर लें तो 24 साल पहले हुए जनगणना में संबंधित धर्म के लोगों की संख्या कुल आबादी की 11.34% थी, जबकि 2011 में सामने आए आंकड़ों में बढ़कर 12.65 हो गई। 2 बार की जनगणना के बीच मुसलमानों की आबादी में 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सिखों की संख्या देखें तो 8.14% की बढ़ोतरी हुई।
ऐसे में देखें तो कुल औसत में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों का औसत बढ़ा है। ऐसे में इन 14 सालों में संख्या कई गुना और बढ़ने का अनुमान है। इधर हल्द्वानी में हिंदू आबादी से गुलजार जोशी विहार नाम की कॉलोनी होती थी, लेकिन बदलती जनसांख्यिकीय डेमोग्राफी के कारण यह अब मुस्लिम बहुल हो चुकी है और इसका नाम अब वारसी कॉलोनी हो चुका है। गोलापार में सिर्फ मुस्लिमों को एक कॉलोनी में प्लॉट दिए जाने जैसे पूर्व में आए मामले बदलाव की पुष्टि करते हैं। इसे लेकर कई बार विवाद हो चुका है। 13 नवंबर को ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जांच में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने में बड़ा रैकेट का पर्दाफाश भी किया गया। इसे लेकर अब खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो गई। आशंका जताई जा रही कि इस तरह के सक्रिय गिरोह ने न जाने कितने और कहां के लोगों को के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए। इसे लेकर प्रशासनिक महकमे में खलबली मची हुई। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आए। दरअसल डेमोग्राफी चेंज करने वाले अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। हैरानी इस बात की भी है कि कभी देहरादून से सटे पछवादून इलाके में 28 गांव की डेमोग्राफी बदलने वालों में ग्राम प्रधान स्तर तक की मिली भगत देखने को मिली थी, तो वहीं अब हल्द्वानी में तहसील में काम करने वाला पकड़ा गया फैजान, जिसने ऊर्जा निगम के कर्मचारी का साथ लेकर बरेली के रईस को उत्तराखंड का नागरिक बना दिया। एसएसपी ने बताया कि रईस ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के बाद अपनी सरकार ऐप के जरिए मैरिज सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। वहीं इसी जाली दस्तावेज के सहारे उत्तराखंड का निवासी भी बन गया। पुलिस पता लगा रही है कि रईस ने और किन किन योजनाओं का लाभ लिया है। वहीं साल मई में बनभूलपुरा में एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और विशेष रूप से डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है या जो बातें उठ रही है, डेमोग्राफी चेंज पर काम करना है, उसकी जड़ तक जाके उसको मिटाना है। उपलब्धि मिली है उत्तराखंड राज्य में बनभूलपुरा क्षेत्र में एक सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने वाले एक गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। अफजाल अली नाम के व्यक्ति को 2012 में हुई एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी की मिलीभगत से अफजाल को मृत बता 2014 में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। चौंकाने वाली बात यह कि असलियत में जिंदा अफजाल की मौत की वजह फेफड़ों की बीमारी बताई गई थी। फर्जीवाड़े के इतने सालों बाद मामला बाहर निकल कर आया, मई में केस दर्ज किया गया था। ऐसे में आप ही बताइए दोस्तों कि मौजूदा वक्त में जो काम धामी सरकार लैंड जिहाद अतिक्रमण मुक्त जमीनों को लेकर कर रही है, डेमोग्राफी चेंज को लेकर जो चिंताएं सरकार की हैं, उस पर काम करना क्या नैरेटिव गढ़ना है या फिर देवभूमि को की आत्मा को बचाने की ये वक्त की मांग है? और इस खबर पर बातचीत करने के लिए समझेंगे कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर जो बहस चल रही है और जो ताजे मामले सामने आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कोई गिरोह है, एक बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही। हालांकि इस पर पर्दा हटता चला जा रहा है और हमारे साथ मुफ्ती शमून काजमी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब आपका एनएमएफ न्यूज पर। और ये जो खबर अभी हमने रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई है, इसमें हल्द्वानी के बनभूलपुरा से जो खबर आई जिसमें फैजान पकड़ा गया, उसके बाद से उसके तार कैसे जुड़े हुए थे, वो कैसे बाहर के लोगों को, बरेली यूपी के तराई के इलाके के लोगों को उत्तराखंड की नागरिकता दिलवा रहा था, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहा था। तो ये जो इसके पीछे जो सिंडिकेट निकल के आ रहा है, गिरोह निकल के आ रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं और ये कितना उत्तराखंड के लिए भयावह हो सकता है आने वाले दिनों में अगर वक्त रहते नकेल नहीं कसी गई? देखिए भुवन जी, उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अति संवेदनशील हैं और हमारा राज्य एक आदर्श राज्य की तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर है कि ऐसे लोग भी फलीता लगाने के लिए वहाँ पहुँचेंगे, मगर वो याद रखें कि हम उत्तराखंड की डेमोग्राफी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सफल नहीं होने देंगे। और सफल न होने देने के पीछे ये नहीं है कि वो किसी का शोषण करेंगे या किसी को नाजायज़ तौर से परेशान करेंगे। मैं उनका पारिवारिक इतिहास, उनका राजनीतिक अनुभव, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ कि जब से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, पिछले जितने मुख्यमंत्री बने हैं उन सब से लोकप्रिय, जननायक और विकास पुरुष की उनकी पहचान है। और उसके साथ साथ वो मानव प्रेमी भी हैं। और उनके साथ उनकी ये भी खूबी है कि वो निष्पक्ष भी हैं। उनके कार्य किसी वर्ग के लिए या किसी विशेष वर्ग के खिलाफ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष तो कहता है ना, सबको साथ सदन लेके में चल रहे सदन हैं। में सुना, कांग्रेस ने कहा कि ये जो अतिक्रमण मुक्त जमीनें कराई जा रही हैं, कब्जा मुक्त कराई जा रही हैं, अभी हाल में एक सेशन हुआ था, कांग्रेस के विधायक ने सदन में ये बात कही थी, हालांकि इसका जवाब मुख्यमंत्री ने उस वक्त वहीं पर दिया था। तो ये कह रहे थे कि एक धर्म, एक कौम, एक मजहब को टारगेट करके कार्रवाई, ये जिहाद ही क्यों होता है, लैंड जिहाद ही क्यों होता है। तो ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते क्या आप भी इसको इस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि उस कौम को, उस मजहब को दहशत में जीना चाहिए अब, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? देखिए भुवन जी, मैं फिर एक बात ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कार्य किया है कि मुसलमानों को एक बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें वोट बैंक बनाया और आरएसएस और बीजेपी से खौफजदा किया। और वो डर के खौफ में रह करके उन्होंने ये सोच करके कि भाजपा और कांग्रेस आरएसएस हमें नुकसान पहुंचाएगी, तो मैं आपको बहुत उसके साथ ये बात कह रहा हूँ, विनम्रता से ये बात कह रहा हूँ मैं, कि उत्तराखंड राज्य को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और देश को सारा विश्व देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो आए हैं, मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों या पारसी हों, अपने पूरे समूचे देश के नागरिकों का कल्याण किया है बगैर किसी भेदभाव के। उन सबको विकास यात्रा में अपने शामिल किया है, हर वर्ग का ध्यान रखा है। ऐसी ही सरकार लोकतंत्र में अपेक्षित होती है। 100% 16 आने जो देश को समर्पित होनी चाहिए, वो सरकार आज केंद्र और राज्यों में है। और हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इतने संवेदनशील हैं कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को अगर आप जानेंगे तो मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि जैसा उनका हृदय है, कितना कोमल उनका हृदय है, उसकी मिसाल ये है कि आपदाओं के दरमियान में जब वो लोगों से मिले हैं, उनका दुख दर्द बांटा है, मैं ईमानदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, मैं कई बार भावुक हुआ कि कितने हमारे मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, मानव प्रेमी हैं कि किसी का दुख दर्द बांटने के लिए अपने आप को ख़तरों में डाल के चले जाते हैं। और अभी आप देखिए, अभी पिछले दिन ये देखिए कि जो अभी हमारे उनकी यात्रा चल रही है कुमाऊं की, अपनी माता जी का हाथ पकड़ के जिस तरह से चल रहे थे, तो बिल्कुल वो बैकग्राउंड पे एक सॉन्ग चल रहा था कि उंगली पकड़कर चलना सिखाया। तो आज बिल्कुल जब अपनी माता जी के, माता श्री के, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री क्या किसी वर्ग विशेष को नुकसान दे सकता है? यहाँ तो पर मैं जो बात कह रहा हूं, एक बात बहुत जरूरी है, मैं उस पर आ जाता हूँ, फिर नहीं तो जरा मैं वो कांग्रेस को तो ले लूं जी। उस कांग्रेसी जो हमारे विधायक थे, माननीय विधायक जी ने जो बात कही, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब, उन्होंने कहीं कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि आप किसी की नाजायज जगह पर आप कोई कब्र बनाएं, कोई मज़ार बनाएं, कोई मस्जिद बनाएं, कोई धर्म स्थल बनाएं। लेकिन तो बन रहे हैं, जंगलों में बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी 16 आने सही काम कर रहे हैं। और मैं आपको मैं एक बात और पूरी कर दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो डेमोग्राफी और लैंड जिहाद की बात करते हैं,
तो मैं उन लोगों से बात कहना चाहता हूं जो अरबी नहीं जानते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को हिंदी में कहना चाहता हूं कि उनका संघर्ष इसके लिए नहीं है कि वो अपने आप को अच्छा अपनी कम्युनिटी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करें, अपने बच्चों के लिए काम करें, उनके लिए स्कूल और कॉलेज बनाएं। आखिर ये मजार बनाकर के जमीनों पर कब्जा करना, क्या अगर उस पर मान लीजिए आप गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट करते कि हम गरीब यतीम अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं, हमें जमीन अलाट करिए, तो मुख्यमंत्री जी कहते कि क्योंकि मैंने एजुकेशन का मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि 94% बच्चे, मैं 1% की बात नहीं कर रहा हूं भुवन जी, हमारे हिंदू भाइयों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मुसलमानों, मैं आपको विनम्रता से, दिल की गहराइयों से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस कम्युनिटी ने आपके 94% बच्चों को शिक्षित किया है, और वो भी वो स्कूल हैं जिनकी बैकग्राउंड आरएसएस से जुड़ती है, तो आप इनके वर्गलाने में क्यों आ रहे हैं? इन कांग्रेसियों ने तो यही काम किया, कांग्रेस ने 60 साल के अंदर, कि देश के अंदर दंगे कराए, फसाद कराए, और नाम किसका लिया? भाजपा का। नाम किसका लिया? आरएसएस का। भाई आप बताइए, जब मुरादाबाद के अंदर दंगा हो रहा था तो वो दंगों की जो श्रृंखला चली है वो टूटी नहीं है। पूरे देश के अंदर दंगे हुए तो वो दंगों का और वो वहां गोली का ऑर्डर देने वाला क्या आरएसएस का अधिकारी था या बीजेपी का अधिकारी था? एक बात मुझे बताइए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने क्योंकि उनकी उस बात को सुना, इसलिए मैं अपने उत्तराखंडियों से, उत्तराखंड वासियों से, अपने बहनों और भाइयों से, विशेषकर मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस के मकर जाल से बाहर आइए और भाजपा से दूरी को कम करिए। भाजपा को हराने की नहीं, जिताने की। मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। आपने मजारों की बात करी, जो अवैध कब्जा किया गया उसकी बात की, जो है मदरसे किस रूप में अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे वो भी हमने देखा, उस पर तालाबंदी हुई, उस पर भी कार्रवाई हुई। लेकिन जो जगह के नाम है, मैं हल्द्वानी का बनभूलपुरा आपको लगता है डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश के तौर पर एक एपिसेंटर बनता चला जा रहा है? क्योंकि वहां से आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, बड़ा ड्राइव चलाया जा रहा है। कमिश्नर दीपक रावत खुद इस अभियान के अगुवा हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। हल्द्वानी में हिंदू आबादी से गुलजार रहने वाला, जोशी विहार के नाम से जाने वाला ये कॉलोनी अब जो है इसका नाम वारसी कॉलोनी हो चुका है। ये खबर आ रही है हमारे पास। गौलापार एक जगह है, वहां पर मुस्लिमों को एक कॉलोनी में प्लॉट दिए जाने से पहले एक मामला आया था जिसको लेकर भी विवाद हुआ था। तो ये जो नाम बदल जा रहा है, ये आपको लगता है ये डेमोग्राफी चेंज का ही असर है कि एक जगह पर नाम कुछ और था, समय बदलता चला गया, गंगा पे बहुत पानी बह गया और वो वक्त ने ऐसा करवट बदली कि उसका नाम ही बदल गया? तो क्या आप इसमें भी डेमोग्राफी चेंज देखते हैं? जिस तरीके से नाम बदल रहे हैं, कल्चर बदल रहा है, समाज बदल रहा है उत्तराखंड के अंदर? नहीं, देखिए भुवन जी, मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले तो ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि सरकार का मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि दरअसल एक पार्टी विशेष ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया इसी तरह के डेमोग्राफी को चेंज करने वाले व्यक्तियों को शह देकर। मनभूलपुरा हो या अन्य जगहें हों, या आप वारसी कॉलोनी की बात कर रहे हों या जोशी कॉलोनी का वारसी होना, होता ये है कि पहले हम लोग आपस में ऐसे एक दूसरे से मिल के रहते थे। अब एक दूसरे से इतनी दूरी कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर बढ़ी है क्योंकि दंगे होते थे, फसाद होते थे। अब जहां एक दूसरे से दूर भाग रहा है, वो उसे एक्सचेंज कर देते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये तरीका अच्छा नहीं है, और ख़ास तौर से जो ये चीज़ सामने आई है कि भाई कुर्ब जवार के यानी जो अन्य क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, चाहे बरेली हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो या इधर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक, ज़्यादातर लोग इधर से आ रहे हैं और वो अनैतिक तौर से, अगर वो यहाँ यानी उसे घुसपैठ ही कहेंगे, वो यहाँ गैर ज़रूरी तौर से यहाँ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो ये गलत है। मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो हमारे क्षेत्र हैं, जो हमारी सीमाएं हैं, तो हमारी सीमाओं से जुड़े हुए जो ज़िले हैं, उन ज़िलों को भी उत्तराखंड सरकार के आने से वो डेवलप हुए हैं।
उन्हें अपने ही यहाँ रहना चाहिए अपना, और उस डेवलपमेंट से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, मुजफ्फरनगर का विकास उत्तराखंड से जुड़ता है, बिजनौर का विकास, बिजनौर में पहले सड़कें भी अच्छी नहीं थी, जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड, क्योंकि गढ़वाल का हमारा रास्ता इधर से जाता है तो उसका डेवलपमेंट हुआ। उसी तरह से आप जब मुरादाबाद, इधर आपका ये हल्द्वानी और नैनीताल, और उधर आप आगे तक चले जाइए, टनकपुर तक, आगे तक आप चले जाइए, पिथौरागढ़ तक, चंपावत तक, आप जब इन जगहों का जो विकास हुआ है, ये मुरादाबाद की जो पूरी लेन जो है इधर की डेवलप हुई है, वो उत्तराखंड की वजह से हुई है। तो आप उत्तराखंड के इन सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर रहते हैं, अपने आपके क्षेत्र डेवलप हुए हैं, यकीनी तौर से आपको आने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए कि देश के अंदर हर जगह आप आ जा सकते हैं, मगर आपको यहाँ आकर के ऐसी गतिविधियाँ नहीं करनी चाहिए जो हमारा उत्तराखंड राज्य जो अति संवेदनशील है उसकी संवेदनाएं या उसकी संवेदनशीलता कहीं प्रभावित होती हो। मैं ये बात कहना चाहूँगा, और वो लोग जो अनैतिक उनके वहाँ आधार कार्ड ट्रांसफ़र करा रहे हैं या उन्हें अन्य प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो ये उत्तराखंड के जो निवासी हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ उनका ये कार्य अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड राज्य के या उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हों कि आपका यहाँ आना अधिकार नहीं है, मगर आप नंबर 1 में आइए, नंबर 2 से नहीं आइए। जो तरीका है किसी भी स्टेट में आने का या वहाँ के जो वहाँ के जो कानून हैं, जो वहाँ के का लॉ है, उसे लॉ और कंडक्ट को आप फुलफिल करिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, और आपके माध्यम से, कि मुसलमानों से ख़ास तौर से कि आप ऐसे अनैतिक कार्यों से दूर रहिए। अपने आप को, अगर आप इस्लाम के अनुयायी हैं तो आपके जीवन से ये झलकना चाहिए कि आप इस्लाम को फॉलो भी करते हैं। इस्लाम के पैगंबर ने महिलाओं के लिए काम किया है, बराबरी के लिए काम किया है, भाईचारे के लिए काम किया है, एक दूसरे से धर्म के नाम पर कहीं भेदभाव न करने का काम किया है। तो वही काम सनातन धर्म ने किया है। सनातन धर्म का मतलब भी यही है जो सदा से सीधा चलाया हो। ठीक बात। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ भुवन जी कि हमारा उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अति संवेदनशील हैं, और मतलब वो बहुत मानव प्रेमी हैं, जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। नहीं, वो जो बिल्कुल 101%। अब देखिए, आप मदरसों की बात करें, लोगों ने बहुत इसके ऊपर जो है वो कंफ्यूज करने का काम किया, भ्रम पैदा करने का काम किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का वो फेस लोगों के सामने रखा कि वो ये चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को फायदा नहीं होना चाहिए, जो अन्य माइनॉरिटीज हैं, जिसमें जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, इन सब को एक छत से, इन सब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मेन स्ट्रीम की शिक्षा मिले, तो प्राधिकरण बनाने का फैसला किया। अब आप बताइए कि अगर मदरसा बोर्ड का नाम बदल के उसका प्राधिकरण बनाया जा रहा है और एक वर्ग विशेष यानी सिर्फ मुस्लिम को छोड़ करके सबको शामिल किया जा रहा है, तो इसे कैसे कांग्रेस ये कह सकती है कि वर्ग विशेष के खिलाफ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे बिहार के लोगों ने बिहार में बहार लाई है और वहां मुसलमानों ने खास तौर से जो यू टर्न लिया है और ये साबित किया है कि अब हम भाजपा को हराएंगे नहीं, हम जिताएंगे। मैं 2014 से एक ही अपील कर रहा था कि ऐ मुसलमानों, हमारी एक बात मान लो कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को जिता करके देखो। बगैर जिताए जब आपका कल्याण कर रही है तो जब तुम जिताओगे, अपना मतदान करोगे, मत का दान करोगे, तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि उनका हृदय जैसे भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो भुवन जी मकसद ही ये है, भारत के लोगों की पार्टी, भारत के लोगों की पार्टी। मैंने एक कार्यक्रम के अंदर, माननीय, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, माननीय हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी से जब ये कहा कि मुसलमान भी जुड़ना चाहता है, तो ऐसे उन्होंने हाथ बाहर फैला के कहा कि मुसलमान भी इस देश का बाशिंदा है और हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबका स्वागत है। मुझे लगता है मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि ये समय आ गया है कि आप अपनी दूरियों को कम करिए। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारी बातें जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। फैजान मिकरानी से हमने सिलसिला शुरू किया था। जो शख्स पकड़ा गया हल्द्वानी के बनभूलपुरा में, यह शख्स सिस्टम के अंदर ही मौजूद था और कैसे फर्जी प्रमाण पत्र बना करके
फर्जी आधार कार्ड बनवा करके, फर्जी जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके या राशन कार्ड बनवा करके, और कैसे बिजली का बिल फर्जी बनवा करके ऊर्जा निगम के कर्मचारी को भी शामिल करके ये शख्स कैसे एक इकोसिस्टम इसने तैयार कर लिया था कि बरेली और यूपी के उन हिस्सों से जो कुछ मुस्लिम लोगों को उनको यहाँ की नागरिकता यानी उत्तराखंड की नागरिकता दिलवा रहा था और डेमोग्राफी चेंज करने में अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी निभा रहा था, जो अब हत्थे चढ़ चुका है पुलिस के और अब इससे होंगे कई सारे खुलासे। तो हम जो बातें लगातार कर रहे थे और अभी जो शुरुआती जांच हुई है उसमें काज़मी साहब ये निकल करके आया है कि एक सिंडिकेट, एक गिरोह, एक व्यवस्था के तहत किया जा रहा ये काम था। अब धीरे धीरे करके चेहरे जो है वो चेहरों पर से नकाब उतरेगा और पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। तो दो बड़ी घटनाएं उत्तराखंड में हाल के दिनों में पता चली हैं। एक देहरादून से सटा पछवादून का इलाका जहां 28 गांव में ड्रास्टिकली डेमोग्राफी चेंज हुई, उसको लेकर के सवाल उठे, और अब हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां तरह तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, और जो तस्दीक भी कर रही हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं लैंड जिहाद को लेकर, डेमोग्राफी चेंज को लेकर, जो बड़े बड़े मंचों से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वो यूं ही नहीं कह दी गई है, वो अन्यथा नहीं, वो नैरेटिव नहीं है, वो उत्तराखंड में वक्त की मांग है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उत्तराखंड में भी असम जैसे हालात हो सकते हैं जहां पर डेमोग्राफी कई जगह चेंज हो चुकी है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर अभी विजिट करें। नमस्कार।